इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है? राइट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है। पाकिस्तान जो है इसके सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेम करते हैं। क्या हमारे मुआशरे में मसावी हकूक मुयस्सर हैं? इक्वल राइट्स विद इन अ क्लास हो सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द क्लास तो नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो सबसे बड़ी जो फिलांथ्रोपी है वो एजुकेट कर, पैगम्बराना काम। इक्वल अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। कंपीट करें आप, हमें इससे गर्ज नहीं है कि लड़की कंपीट कर रही है या लड़का कंपीट कर रहा है। वी आर नॉट जेंडर कॉन्शियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ताहिर दुरानी। नाजरीन, हम सुनते हैं कि किसी भी मुआशरे की तरक्की का पैमाना वहाँ के अवाम को मुयस्सर हकूक़ होते हैं। अवामी शऊर की पुख्तगी का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि वहाँ के अवाम अपने हकूक़ से किस कदर वाकिफ़ हैं। अवामी शऊर और तरक्की लाज़िमुल मलज़ूम है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान अजीज़ शेरवानी साहिब। रेहान अजीज़ शेरवानी साहिब लॉ प्रैक्टिशनर हैं, रिसर्चर हैं, एकेडमिक रिसर्चर हैं, शायर हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर गहरी नज़र रखते हैं। आज हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी हकूक़ होते क्या हैं, इनकी अक़साम कितनी होती हैं, और नाज़रीन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकती है। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं, मिजाज अच्छे हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सर, जैसा कि अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया, आज हम बात करने जा रहे हैं बुनियादी अवामी हकूक़ के हवाले से। तो सर बताइएगा कि हकूक़ होते क्या हैं, इनकी अक़साम कितनी होती हैं और इंसानी और मुआशरती हकूक़ में फ़र्क क्या होता है? ताहिर दुरानी, बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। बात ये है कि ये जो हकूक़ हैं, अगर सिंगुलर इसको कहा जाए तो ये हक है, और अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे राइट कहते हैं, और ये इंसानों को अवेलेबल होते हैं। इवन के आज की मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें तो जानवरों को भी हकूक़ अवेलेबल है। तो गुजारिश ये है कि पहले तो देखते हैं कि इंसान कौन है। तो इंसान तो वो है जो मेरी और आपकी तरह की बॉडी रखता है। तो उसके फीचर्स जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं, कॉमन हैं। तो हम क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो राइट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। एग्जैक्टली। तो सिविलाइजेशन ये होती है कि किस काम को किस तरीके से किया जाए कि सबके लिए वो एक्सेप्टेबल हो। तो राइट बेसिकली एक इंटरेस्ट का नाम है जो प्रोटेक्टेड बाय लॉ और ग्रांटेड बाय लॉ होते हैं किसी भी इंसान के लिए। हम एक मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे एक टेरिटरी है, और टेरिटरी के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, पीस मेंटेन करते हैं, और अल्टीमेट जो पर्पस इस लिविंग टुगेदर का है वो फैमिली लाइफ है कि हर बंदा जो है उसकी एक फैमिली लाइफ हो, और वहाँ वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसकी पूरी हों, और वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। बेसिकली राइट जो है इट इज़ अ प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट बाय लॉ गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो राइट एक दिलचस्पी का नाम है किसी भी चीज में किसी भी शख्स की। अगर वो दिलचस्पी लॉ अप्रूव कर दे तो वो राइट है। तो राइट बेसिकली इंटरेस्ट हुआ किसी भी चीज में। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देखता हूं कि एक शख्स है, उसने ब्रांड न्यू घर बनाया है और वो उसमें रह रहा है। तो आप उसके घर के पास से गुजरते हो तो आपका दिल भी करता है कि मेरे पास ऐसा घर हो। तो क्या आपकी वो जो दिलचस्पी है वो अप्रूव्ड बाय लॉ है? क्या आप उसके घर में जाके रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो आपकी दिलचस्पी है ये अप्रूव्ड बाय लॉ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको वजाहत किया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंसान की बात हो रही है, तो इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है, इसको हम किस तरह लोग? इंसान का पहला बुनियादी हक तो ये है कि उसे साफ सुथरी ऑक्सीजन मिले जब वो पैदा होता है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसके इर्द गिर्द ना हो, और उसे
ऑक्सीजन मिले, उसको अच्छी फूड मिले, और उसके जो पेरेंट्स हैं जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वो फैमिली बड़ी वेल प्रोटेक्टेड हो। वो और फैमिली वेल प्रोटेक्टेड उसी वक्त होगी जब उनके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। फंडामेंटल राइट्स का लफ्ज़ जो है, इसका जो इसको जोड़ा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ा जाता है। सही। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है, और ये एग्रीमेंट है अमंग्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ये डॉक्यूमेंट है, इसी से सारी चीजें स्टेम होती हैं। और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो तालीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए आप। ये मैट्रिक के सिलेबस में होना चाहिए कि यार ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि उनको पता चल सके हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कैसे चलता है, इलेक्टोरेट्स कैसे चलते हैं, हमारी जुडिकेचर क्या करती है, हमारी पार्लियामेंट में कौन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन जो है, इसे मदर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है। पाकिस्तान जो है, इसके सारे लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेम करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये वो राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के कि इस जिनको स्टेट भी डिनाई नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। अगर स्टेट इसको डिनाई करती है तो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट्स को पावर देता है कि वहाँ पर आप रिट फाइल कर सकते हैं, और उन रिट्स से आप अपने राइट्स की इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिक्लेयर कर दे आर्टिकल 184 के तहत कि ये जो लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट कर रही है और वो मुतसादम है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो उस लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? उसमें क्या है? मसलन कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए बात करने, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा बोलने का हक है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कदगंस लगा सकती है कि ये आप बात ना करें। इतनी की इजाज़त तो गवर्नमेंट को है, लेकिन ये इजाज़त नहीं है कि बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर दे राइट को। तो आप देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड है, और इस तरह के और मेरे बहुत सारे राइट्स हैं जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देती है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये मैं डिनाई कर दूं या आपको गवर्नमेंट ये डिनाई कर दे, तो आपके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। तो राइट्स के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कोई लाइफ है। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से ही, तो एक आम शहरी के नॉलेज के लिए मैं जानना चाहूँगा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उसके लिए हमारा आइन क्या कहता है? ह्यूमन राइट्स की जब आप बात करते हैं तो ये एक वाइडर टर्म है, बिगर टर्म है, जो बेसिकली यूनिवर्सली इस्तेमाल होती है। तमाम लोग जो कंट्रीज़ के आप समझेंगे कंट्रीज़ के लेवल के ऊपर टॉक होती है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं। आप ह्यूमन राइट्स को माने या ना माने, लेकिन आपने फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए हैं। तो इसका मतलब है जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स भी हैं। तो कई ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डिबेट हो रही है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ह्यूमन राइट्स इज़ अ बिग टर्म और बिगर टर्म है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे चुका है। तो ह्यूमन राइट्स डिबेटेबल भी हैं, उनमें से बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं। जैसा अभी आप बात कर रहे थे इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स पे, तो इसमें आपने ये भी बात की कि अगर हकूक़ बुनियादी तौर पर लोगों को ना मिले, तो कुछ इमरानी उलूम के माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर इंसानी हकूक़ लोगों को ना मिले तो कुछ मुआशरे के कुछ लोग, मतलब सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जराइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं, वो जराइम के मुर्तकिब हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इंसान जो है ना, ये एक बड़ा परप्लेक्स्ड किस्म की स्पीशी है। इसकी ब्रेन जो है, जिसको आप ज़हन कहते हैं, वो काम करता है, इसकी ख्वाहिशें इसके अंदर दौड़ती हैं। इसके अलावा ये बड़ा इमोशनल है, फिर इसे ज़िंदगी बड़ी पसंद है। तो अगर आप देखें तो इंसान ख्वाहिशों का मजमूआ, और फिर वो स्ट्रगल करता है, लर्निंग करता है, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो इंसान एक्सपीरियंसेस से चलता है। तो जो बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की,
जिसमें एजुकेशन है, जिसमें फैमिली लाइफ है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, अगर वो उसकी पूरी नहीं होंगी तो वो रिटेलिएट करेगा। तो वहशतें जो हैं, लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, वहशतें उसके अंदर पैदा होती हैं, और वहशतें उस वक़्त पैदा होती हैं जब उसकी बेसिक डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, तो फिर वो रिटेलिएट करता है। तो सोसाइटी इस तरह कल्टीवेट होनी चाहिए कि हर शख्स की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। हर शख्स जो है वो किसी काबिल हो, और वो काबिल कैसे होगा? जब तक आप उसको स्किल नहीं सिखाएँगे, जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करेंगे। तो बेसिकली जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कल्टीवेट तो सोसाइटी ने करने हैं ना। सही बात तो सोसाइटी मैं और आप हैं। तो हम, अगर मैं और आप हैं और एक नया आने वाला जो इंसान है इस दुनिया में, हम उसको अगर अच्छी जगह नहीं फराहम करेंगे, उसकी नर्चरिंग नहीं करेंगे, उसकी नरिशमेंट नहीं करेंगे, उसको एजुकेट नहीं करेंगे, उसको एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग नहीं बनाएंगे, तो वो रिटेलिएट करेगा, तो फिर तो वो जाएगा क्राइम की तरफ। तो बेसिकली सोसाइटी की जिम्मेदारी टूवर्ड एवरी सिटीजन ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको एजुकेट करें, उनको स्किलफुल बनाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि वो सोसाइटी में आके कंट्रीब्यूट कर कर सकें सकें। और मुआशरे को बेहतर। और मुआशरा मुआशरा तो मैं और आप हैं। सही बात। अगर आप किसी काबिल नहीं हैं, को आपके पास स्किल नहीं है, तो आपने बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर आप क्रिमिनल तरीके से करेंगे, और क्राइम जो है, इट इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। तो आपको अर्ज करूं कि सबसे बड़ी जो फिलांथ्रोपी है वो एजुकेट करना। ये पैगंबराना काम है बिल्कुल सही। कि किसी को स्किल सिखा दें, किसी को एबीसी सिखा दें, किसी को कुछ सिखा दें, किसी को कुछ सिखा दें, ताकि वो बंदा क्रिमिनल ना बने। सही बात है। तो क्राइम जो है उसका रेट बड़ा कम होना चाहिए सोसाइटी में। और फिर जिनको आप ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, अगर वो फिर काम करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट आप सवियर किस्म की दें। क्या हमारे मुआशरे में जी जो हम बात कर रहे हैं मसावी हकूक मुयस्सर हैं? मुसावी को इक्वल इक्वल Equal rights of education. विद इन अ क्लास इक्वल राइट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर्स हैं, उनकी एक क्लास है, तो उनके तो इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर का मुआजना अगर आप इक्वल राइट्स के हवाले से इंजीनियर से करेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इक्वल राइट्स विद इन अ क्लास हो सकते हैं, सही। लेकिन आउट ऑफ द क्लास तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। तो आप कहें जी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इंजीनियर और डॉक्टर में, तो वो तो होनी है क्योंकि उनकी क्लास फर्क है। तो एजुकेशन के जरिए से सोसाइटी में क्लासेस बनती हैं। बिल्कुल ठीक। एक बीए वाला जो है वो एमए के बराबर तो नहीं है ना। नहीं हो सकता। एक इंटर वाला जो है वो बीए के बराबर नहीं है। तो क्लासेस से डिनाई नहीं है, लेकिन एफए वाले की क्लास में जो राइट्स हैं वो फिर सबको अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन जो बीए वाले को अवेलेबल है वो एफए वाले को तो नहीं अवेलेबल होंगे। सही। तो बात ये है कि एक अच्छी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी क्लास को बदलें। इस तरह क्रेडेंशियल्स से, एक्सपीरियंसेस से, क्वालिफिकेशन से क्लासेस क्रिएट होती हैं। आपने पहले बात की थी फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट में एक राइट जो होता है ना, राइट की जो अगली फॉर्म है उसे प्रिविलेज कहते हैं। ठीक। वो प्रिविलेज क्या होती है? वो ये है कि वो प्रिविलेज ऐसा राइट है जो किसी और को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको अवेलेबल है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट में किसी पोजीशन पर हैं जो हायर रैंक्ड है, तो वहां पर तो प्रिविलेजेस हैं जो कि आपको तो नहीं अवेलेबल। तो ये राइट की अगली किस्म जो है वो प्रिविलेज है, और ये क्लास से डेवलप होती है, क्रेडेंशियल से डेवलप होती है, एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। बिल्कुल ठीक। तो सारे बराबर नहीं है, ये बात तो मैं नहीं मानता। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। हम लफ्ज़ शहरी से वाकिफ़ हैं और शहरी हकूक़ की बात भी करते हैं, लेकिन हमें बताएं कि आईन पाकिस्तान में शहरी की तारीफ़ क्या की गई है? हमारे पास एक सिटीजनशिप एक्ट है, प्रोबेबली 1956 का है। वो कहता है सिटीजन वो है जो बाय बर्थ पाकिस्तानी है। इसके अलावा भी वो कहते हैं कि कुछ लोग जो दूसरे ममालिक से माइग्रेट करके आए हैं वो भी पाकिस्तानी हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी कानून है उसके तकाजे पूरे करने के बाद। तो सिटीजन तो वो है जो यहाँ का है, हमारा है, जो सही। तो आप लफ्जों में बोल दें कि हमारा है, हमारे घरों में रहता है, हमारे यहाँ पैदा हुआ है, और हमने उसको नर्चर करना है। वो कहते हैं मैं माजी में भी था, मैं हाल में भी हूँ, मैं मुस्तकबिल में भी रहूंगा। वो कैसे रहूंगा? वो इसलिए कि मेरे आने से पहले जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे लिगेसी दी, सही।
उन्होंने नॉलेज दिया, इल्म दिया, अब हमें नर्चर किया। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो पीछे आने वाले हैं हम उनको करें, और हम चले जाएंगे फिर वो रहेंगे। ऐसे ही। तो ये तो कनेक्टिविटी है माजी की हाल से, हाल की मुस्तकबिल से। बिल्कुल। तो जो लोग इसको समझते हैं वो समझते हैं कि ये जो आने वाले बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं, इन्होंने ही हमें सपोर्ट करनी है, इन्होंने ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना है, इन्होंने ही सोशलाइजेशन करनी है, इन्होंने ही स्पोर्ट्स करनी है, इन्होंने ही डिफेंस करना है। तो सारी सोसाइटी को डायनामिक करना चाहिए। वेरी राइट। अच्छा सर, अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो क्यों ना इक्वल अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें ताकि हमारे नाजरीन, देखें, हमारे इक्वल स्टूडेंट्स। अपॉर्चुनिटी, सीधी सी बात ये है कि वे डोंट बिलीव इन जेंडरिज्म, कि अगर कोई लड़का है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी दे दें, अगर कोई लड़की है उसको अपॉर्चुनिटी ना दें। अगर दोनों लड़का और लड़की इक्वल डिग्रीज हैं, उनके पास क्रेडेंशियल सेम है, तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो कंटेस्ट करें। तो ये ओपन मैरिट है, सही। इररिस्पेक्टिव के कोई लड़का है या लड़की है, उसकी क्या रेस है, क्या रिलीजन है, नो इश्यूज। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है कि भाई कंपीट करें आप। हमें इससे गर्ज नहीं है कि लड़की कंपीट कर रही है या लड़का कंपीट कर रहा है। वी आर नॉट जेंडर कॉन्शियस, सही सही। दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी पे भी बात की, इंसानी हकूक़ पे भी बात की, हम पे भी तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तो एक मुआशरे की बेहतरी के लिए हम किस तरह से हम एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकते हैं? इस पे ज़रा सा रोशनी डालिए ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं और हमारे ख़ास तौर पर हमारे तालिब इल्म जो हैं उनको पता चले, क्योंकि वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के देखिए, मेहमान हैं। जो जिम्मेदारी किसी एक बंदे पे फिक्स नहीं आप कर सकते, ये पूरी सोसाइटी पे फिक्स करती है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई, अब मैंने निभानी है और आगे जो आएंगे उन्होंने निभानी। तो ये अगर मेरे पे जिम्मेदारी सिर्फ अकेले आ रही है कि मैं निभाऊं, ऐसा तो नहीं है। तो पुरानों ने निभाई, हमने निभानी है और आगे वालों ने निभानी है। ये हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। तो और एक और चीज है, देखें, जो ग्रीड है, डिसऑनेस्टी है, प्रेजुडिस है, इससे आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौमें जो तरक्की करती हैं वो प्रेजुडिस नहीं होती, वो डिसऑनेस्ट नहीं होती, नहीं, बिल्कुल वो सही। ग्रीडी नहीं होती। वो अपने जो फेलोज हैं, फेलो बीइंग्स जो हैं, उनका उनको साथ लेके चलती हैं, उनको भी सांस लेने का मौका देती हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, सेल्फिशनेस से निकलती हैं। तो कर भला। हो भला। ग्रेट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि इसको शामिल करें, कि अक्सर शौहर हज़रात शादी के बाद अपनी अहलिया का नाम अपने नाम के साथ लगवाना चाहते हैं। इस तरह से ख़वातीन किन मसाइल का शिकार हो सकती हैं? एक हस्बैंड का नाम है, खतून का नाम उससे पहले आ गया, तो हस्बैंड का नाम है और खतून की जो नाम है खतून का, वो उसकी सिफ्त बन जाती, तो सिफ्त उसको अटैच करेगी, तो दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी में इजाफा होता है, लिखवाने में कोई अर्ज नहीं है। ये तो फिलोसफिकल टॉक है। अब है लीगल, तो लीगल में बड़ा जबरदस्त बात है, एक एविडेंस डेवलप हो जाती है। जब खातून निकाह हो जाता है तो उसके बाद नादरा में वो एंटर करवाती है, तो उसका नाम तो उसके साथ अटैच हो गया, तो ये तो एविडेंस डेवलप होगी कि ये फैमिली जनरेट हो गई। ठीक है। जब फैमिली जनरेट हो जाएगी तो खुदा ना खास्ता आगे कोई इश्यूज आते हैं, तो एविडेंस है कि ये इसकी वाइफ थी, ये इसका हस्बैंड था। तो मेरा ख्याल है कि लगाने में कोई हर्ज नहीं है और कोई गदगन नहीं है। लेकिन मैंने कई खवातीन ऐसी देखी हैं जो नाम नहीं लगाती, तो वो उनकी अपनी मंतक होगी। थैंक यू वेरी मच रेहान अज़ीज़ शेरवानी साहब, बहुत खूबसूरत मुदल्लल गुफ्तगू की। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और मैं आखिर में रेहान अज़ीज़ शेरवानी से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे आवाम के लिए, माशरे के उन अफराद के लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज दें। अब मेरा मैसेज ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, और दूसरा मैसेज ये है कि डायनामिक लाइफ गुजारें, तीसरा ये है कि सुस्ती और गफलत से निजात पाएं, चौथा ये है कि गरीब आदमी वो है जिसके इर्द गिर्द किताबें नहीं है, और अगला मैसेज ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखें और सेल्फिशनेस से परहेज करें। और अर्निंग्स जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी ज़्यादा हो
और अर्निंग्स कम हो। अगर इस प्रिंसिपल पे ऊपर हम काम करेंगे तो हम सब एक दूसरे को जीने देंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।